कजरी दोनों हाथों में पोटली लिए खेत में काम कर रहे पति और देवर को खाना देने जा रही थी। उसे जब भी समय मिलता तो वह पति और देवर के साथ खेत में काम करने में जुट जाती थी। अपनी धुन में वह पगडंडी पर तेज कदमों से चली जा रही थी। तभी सामने से आ रहे सरपंच के लड़के विनोद और मुनीम गंगाराम पर उसकी नजर पड़ी। वह ठिठक कर पगडंडी से उतरकर खेत में खड़ी हो गई और उन दोनों को जाने का रास्ता दे दिया। विनोद और मुनीम की नजर कजरी की इस हरकत और उसके जिस्म के उतार चढ़ावों पर पड़ी। वे दोनों उसे गिद्ध की तरह ताकते हुए आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद विनोद ने मुनीम से पूछा, क्यों मुनीम जी, यह सोन चिड़ैया किसके घर की है? यह तो सागर की बहू है। जा रही होगी खेत पर अपने पति को खाना पहुंचाने। सागर अभी 1 महीने पहले ही तो मरा था। 3 साल पहले उसने सरपंच जी से 10,000 रुपये उधार लिए थे। अब तक तो ब्याज जोड़कर 20,000 रुपये हो गए होंगे। विनोद की आदतों से परिचित मुनीम गंगाराम ने मस्केबाजी करते हुए कहा, लाखों का हीरा फिर भी इतना कर्ज, आखिर हीरे की परख तो जौहरी ही कर सकता है ना? विनोद ने कुछ सोचते हुए पूछा, और मुनीम जी, कैसी है तुम्हारी वसूली? तगादा चालू है बेटा। जब तक सरपंच जी तीर्थ यात्रा से वापस नहीं आते तब तक इस हीरे से थोड़ी बहुत वसूली आपको ही करा देते हैं। मुनीम जी, जब हमें फायदा होगा तभी तो आपकी तरक्की होगी। दूसरे दिन मुनीम सुबह सुबह ही कजरी के घर जा पहुंचा। उस समय सागर के दोनों लड़के भोला और छोटू दलान में बैठे चाय पी रहे थे। गंगाराम को सामने देख भोला ने चाय छोड़कर दलान में रखे तख्त पर चादर बिछाते हुए कहा, राम राम मुनीम जी, बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। चाय तो लूँगा ही, लेकिन बेटा भोला, धीरे धीरे आजकल पर टालते हुए 10,000 के 20,000 रुपये हो गए। तूने महीने भर की मोहलत मांगी थी, वह भी पूरी हो गई। मूल तो मूल, तूने तो ब्याज तक नहीं दिया। मुनीम जी, आप तो घर की हालत देख ही रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले छोटू का घर बसाया है और अभी अभी पिताजी भी गुजरे हैं। भोला की आंखों में आंसू भर आए। मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन जब वह समझे जिसकी पूंजी फंसी है तब ना। वैसे तूने महीने भर की मोहलत लेने के बाद भी फूटी कौड़ी तक नहीं लौटाई। मुनीम गंगाराम ने कहा। तब तक कजरी गंगाराम के लिए चाय लेकर आ गई। गंगाराम उसकी नाजुक उंगलियों को छूता हुआ चाय लेकर सुरकने लगा और भोला चुपचाप बुत बना सामने खड़ा रहा। देख भोला, मुझसे जितना बन सका उतनी मोहलत दिलाता गया। अब मुझसे कुछ मत कहना। वैसे भी सरपंच जी मुझसे कितना नाराज हुए थे। मुझे एक रास्ता और नजर आ रहा है, अगर तू कहे तो। कहकर गंगाराम रुक गया। कौन सा रास्ता? भोला व छोटू ने एक साथ पूछा। तुम्हें तो मालूम ही है कि इन दिनों सरपंच जी तीर्थ यात्रा करने चले गए हैं। आजकल उनका कामकाज उनका बेटा विनोद ही देखता है। वो बहुत ही सज्जन और सुलझे विचारों वाला है। तुम उससे मिलो, मैं सिफारिश कर दूंगा। वैसे तेरे वहाँ जाने से अच्छा है कि तू अपनी बीवी को भेज दे। औरतों का असर उन पर जल्दी पड़ता है। किसी बात की चिंता न करना, मैं वहाँ रहूंगा ही। आखिर इस घर से भी मेरा पुराना नाता है। मुनीम गंगाराम ने चाय पीते हुए छोटू व भोला को भरोसे में लेते हुए कहा। कजरी ने दरवाजे की ओट से मुनीम की सारी बातें सुन ली थी। छोटू कजरी को विनोद की कोठी पर अकेले नहीं भेजना चाहता था, पर कजरी सोच रही थी कि कैसे भी हो वह अपने परिवार के सिर से सरपंच का कर्जा उतार फेंके। दूसरे दिन कजरी सरपंच की कोठी के दरवाजे पर जा पहुंची। उसे देखकर मुनीम ने कहा, बेटी अंदर आ जाओ। कजरी वहां जाते समय मन ही मन डर रही थी, लेकिन बेटी जैसी शब्द को सुनकर उसका डर जाता रहा। वह अंदर चली गई। मालिक, यह है सागर की बहू। 3 साल पहले इसके ससुर ने हमसे 10,000 रुपये कर्ज लिए थे, जो अब ब्याज समेत 20,000 रुपये हो गए हैं। बेचारी कुछ और मोहलत चाहती है। मुनीम ने कजरी की ओर इशारा करते हुए विनोद से कहा, जब 3 साल में कुछ भी नहीं चुका पाया तो और कितना समय दिया जाए? नहीं नहीं, अब और कोई मोहलत नहीं मिलेगी। विनोद अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, देख ऐसा कर, ये कान के बूंदे बेचकर कुछ पैसा चुका दे। विनोद कजरी के गालों और कानों को छूते हुए बोला, और हाँ, तेरा यह मंगलसूत्र भी तो सोने का है। विनोद उसके मंगलसूत्र को हाथ में पकड़कर बोला। कजरी इस छुअन से अंदर तक सहम गई। फिर भी हिम्मत बटोरकर उसने कहा, यह क्या कर रहे हो छोटे ठाकुर? तुम्हारे गहनों का वजन देख रहा हूँ। तुम्हारे इन गहनों से शायद मेरे ब्याज का एक हिस्सा भी न पूरा हो। कहकर विनोद ने कजरी की दोनों बाजुओं को पकड़कर हिला दिया। अगर पूरा कर्जा उतारना है तो कुछ और गहने लेकर थोड़ी देर के लिए मेरी कोठी पर चली आना। विनोद ने बड़ी बेशर्मी से कहा, हाँ, फैसला जल्दी से कर लेना कि तुझे कर्जा उतारना है तो कुछ और गहने लेकर थोड़ी देर के लिए मेरी कोठी पर चली आना। विनोद ने बड़ी बेशर्मी से कहा, हाँ, फैसला जल्दी से कर लेना कि तुझे कर्ज उतारना है या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि तेरे ससुर के हाथों लिखा कर्ज का कागज कोर्ट में पहुंच जाए, फिर
भेजना अपने पति को जेल, खेत भर सब नीलाम कराकर सरकार मेरी रकम मुझे वापस कर देगी और तू सड़क पर आ जाएगी। कजरी इसी उधेड़-बुन में डूबी पगडंडियों पर चली जा रही थी। अगर वह छोटे ठाकुर की बात मानती है तो पति के साथ विश्वासघात होगा, अगर वह उसकी बात नहीं मानती तो पूरे परिवार को दर-दर की ठोकरें मिलेगी। कुछ दिनों बाद मुनीम फिर कजरी के घर जा पहुंचा और बोला, बेटी कजरी, कर लिया फैसला? क्या अपने गहने देकर ठाकुर का कर्ज चुकाएगी? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। बोल देना छोटे ठाकुर को कि मैं जल्द ही अपने कुछ और गहने लेकर आ जाऊंगी कर्जा उतारने। उससे यह भी कह देना कि पहले कर्ज का कागज लूंगी, फिर गहने दूंगी। ठीक है, वैसे भी छोटे ठाकुर सौदे में बेईमानी नहीं करते। पहले अपना कागज ले लेना, फिर वही खड़े। कजरी के पति और देवर यही सोच रहे थे कि शायद कजरी ने अपने सोने और चांदी के गहनों के बदले पूरा कर्ज चुकता करने के लिए छोटे ठाकुर को राजी कर लिया है। उन्हें इस बात का जरा भी गुमान न हुआ कि सोने चांदी के गहनों की आड़ में वह अपनी इज्जत को दांव पर लगा करके परिवार को कर्जा से छुटकारा दिलाने जा रही है। और देख गंगाराम, अब तू मुझे बेटी बेटी ना कहा कर। तुझे बेटी और बाप का रिश्ता नहीं मालूम है। बाप अपनी बेटी को सोने चांदी के गहनों से लादता है, उसके गहनों को उतरवाता नहीं। कजरी की आवाज़ में गुस्सा था। दूसरे दिन कजरी एक रुमाल में कुछ गहने बांधकर विनोद की कोठी पर पहुंच गई। आज अंदर कमरे में तेरा कागज निकाल कर इंतजार कर रहे हैं छोटे ठाकुर। कजरी को देखते ही मुनीम बोला। कजरी झटपट कमरे में जा पहुंची और बोली, देख लो छोटे ठाकुर, ये है तेरे गहने, लेकिन पहले कर्ज का कागज मुझे दे दो। ठीक है, यह लो अपना कागज, विनोद ने कहा। कजरी ने उस कागज पर सरसरी निगाह डाली और उसे अपने ब्लाउज के अंदर रख लिया। ये गहने तो लोगों की आंखों में पर्दा डालने के लिए है। तेरे पास तो ऐसा गहना है जिसे तू जब चाहे मुझे देकर और जितनी चाहे रकम ले ले। विनोद कुटिल मुस्कान लाते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो छोटे ठाकुर? कजरी की आवाज़ में शेरनी जैसी दहाड़ थी। विनोद को इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। कजरी बिजली की रफ्तार से अहाते में चली गई। तब तक गांव की कुछ औरतें और आदमी भी कोठी के सामने आकर खड़े हो गए थे। वहां से अहाते के भीतर का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। लोगों को देखकर नौकरों की भी हिम्मत जाती रही कि वे कजरी को भीतर करके दरवाज़ा बंद कर ले। विनोद और मुनीम भी समझ रहे थे कि अब वे दिन नहीं रहे जब बड़ी जाति वाले निची जाति वालों से खुलेआम जबरदस्ती कर लेते थे। कजरी बाहर आकर बोली, छोटे ठाकुर और गंगाराम, देख लो पूरे गहने हैं पोटली में। उतर गया ना मेरे परिवार का सारा कर्ज, सबके सामने कह दो। हाँ हाँ ठीक है, विनोद ने घायल सांप की तरह फुफकार कर कहा। सभी लोगों के जाने के बाद विनोद और गंगाराम ने जब पोटली खोलकर देखी तो वे हारे हुए जुआरी की तरह बैठ गए। उसमें कजरी के गहनों के साथ साथ गंगाराम की बेटी के भी कुछ गहने थे जो कजरी की अच्छी सहेलियों में से एक थी। अब मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? क्या कजरी उससे मेरी सब करतूतें बताकर ये गहने ले आई है? सोचकर गंगाराम का सिर घूम रहा था। विनोद और गंगाराम दोनों समझ गए कि कजरी एक माहिर खिलाड़ी की तरह बहुत अच्छा खेल खिला कर गई है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब